मेरा नाम कार्तिक है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मुझे दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। जैसे ही मैं घर में घुसा, अनुपमा के बिगड़ते हुए तेवर देखकर मेरी समझ में आ गया था कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है। वैसे तो मैं जब भी घर वापस आता था, अनुपमा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा हुआ था। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक अनुपमा मुझे सुना नहीं देती थी, उसे चैन नहीं मिलता था। जलपान के साथ साथ अनुपमा की बातों का बतरसपान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना ही पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मुझे मिल जाते थे। शायद आज मैं ऑफिस से देर से आया हूँ, इसीलिए अनुपमा का मूड खराब है। मैंने अनुपमा से माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। आज महीने का अंतिम दिन था अनुपमा, इसीलिए ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। कोई बात नहीं कार्तिक, कभी कभी देर हो जाती है। मैं तुम्हारी देरी का कारण समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर देर आने की वजह से दुखी नहीं हूँ। ठीक है अनुपमा, मेरी वजह से दुखी नहीं हो तो फिर मुझे ये बताओ, इस चांद से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कार्तिक, आज दोपहर को अमेरिका से बड़ी भाभी का फ़ोन आया था कि कल माताजी हमारे पास पहुंच रही हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। बस इतनी सी बात, इसमें इतना उदास व चिंतित होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वे जब चाहे आ सकती हैं। कार्तिक ने हैरानी से बोला, आप नहीं समझ रहे, अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लग रहा है, इसीलिए अब वे हमारे साथ ही रहना चाहती हैं कार्तिक। अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, माँ यहाँ रहेगी तो घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तनों की उठापटक रहेगी। एकता कपूर के सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे ना करके माँ से कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। कार्तिक चटकारे लेते हुए बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है कार्तिक, और मेरी जान सूख रही है। अरे यार अनुपमा, चिंता तो मुझे होनी चाहिए। तुम सास बहू के शीत युद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। ना माँ को कुछ कह सकता हूँ और ना ही तुम्हें। कुछ सोचते हुए कार्तिक फिर बोला, अनुपमा, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ एक झटके में उड़न छू हो जाएंगी। अच्छा, यदि ऐसा है तो आप जो कहोगे मैं करूँगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि माँ जी खुश रहें। आपको याद है पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थी। देखो अनुपमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पापा के जाने के बाद वो अकेली हो गई हैं, इसीलिए अब उनका स्वभाव भी बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। अब तुम ही बताओ अनुपमा, जिस घर में उनका एक छत्र राज था वो अब नहीं रहा। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। उन्हें कभी अमेरिका में तो कभी हमारे यहाँ आकर रहना पड़ता है। वे खुद को बंधन में महसूस करती हैं, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें अपनापन लगे। उनको हमसे पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, चाहे नाटकीयता से ही सही। कार्तिक अनुपमा को बहुत प्यार से समझाते हुए बोला, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अनुपमा ने कार्तिक को आश्वासन दिया। तो सुनो अनुपमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुँचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट ना लगे बस। फिर देखो, कार्तिक बोला, इसका उपाय भी बता दीजिए आप। अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ आए तो सिर पर पल्लू रखकर उनके चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ प्रणाम कर देना। कार्तिक ने समझाया। बस यही कुछ बातें हैं। ठीक है कार्तिक, यदि माँ जी इस तरह से खुश होती हैं तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है।
मैं कर लूँगी ये सब, अनुपमा ने कहा। एक बात और, अनुपमा कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार जरूर पूछ लेना। होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनवानी हो उस बात के विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में वे जी माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनने में देर नहीं लगेगी तुमको। कार्तिक ने अपने तर्कों से अनुपमा को समझाया। अब आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना, आखिर माँ तो मेरी ही है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए कार्तिक सोने के लिए चला गया। अनुपमा ने सुबह जल्दी उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी, साथ ही उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें भी वहाँ रख दी। हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुँच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर अनुपमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पोते को ना देखकर माँ ने पूछा, अरे बहू तुम मेरे राज को नहीं लाई? माँ जी वो सो रहा था इसीलिए नहीं लाई। बहू आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है, माँ जी ने समझाते हुए कहा। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, अनुपमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी व बच्चों की बातें होती रहीं। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है उसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता रास दौड़ता हुआ आया और दादी के पाँव छूकर गले से लग गया। माँ जी आप पहले फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए अनुपमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते कार्तिक बोला, अनुपमा कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। अनुपमा की आंखों में आंखें डालकर कार्तिक बोला, ठीक है माँ जी से पूछकर ही बनाऊंगी, अनुपमा ने कहा। माँ जी के कमरे की सफाई भी अनुपमा काम वाली से न करवाकर खुद करती थी, क्योंकि पिछली बार काम वाली से कोई चीज़ छू गई थी तो माँ जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय कार्तिक को एक फाइल नहीं मिलने के कारण वो बार बार अनुपमा को आवाज़ लगा रहा था। अनुपमा थी कि सुनकर भी अनसुना कर माँ के कमरे में काम करती रही। तभी माँ जी बोली, बहू तू जा, कार्तिक क्या कह रहा है सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी ने तेल मालिश के लिए शीशी खोली तो अनुपमा ने शीशी अपने हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी मैं लगाती हूँ। बहू तुम रहने दो, तुमको घर के और भी बहुत सारे काम हैं, तुम थक जाओगी। नहीं माँ जी, काम तो बाद में भी होते रहेंगे, तेल लगाते लगाते अनुपमा बोली। माँ जी आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी और आपके बाल तो और भी सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे बाबूजी जरूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे, कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई हैं। अनुपमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी राज के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी, क्योंकि बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट शरारती कहीं की, कैसी बातें करती है। देख राज स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गईं। शाम को अनुपमा को सब्जी काटते हुए देखकर माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई घर में गई तो अनुपमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी मुझे भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनानी नहीं आती, आप सिखा दोगी। कार्तिक कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वो तुम्हारे हाथ के बनाए खाने में नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मसाले दे मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी, और तो और राज की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। अब अनुपमा को राज को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा।
इस तरह अनुपमा के सिर से काम का भार कम हो गया था और साथ ही साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। कार्तिक को अनुपमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वो यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए कार्तिक 2 पास ले आए। जब अनुपमा को चलने के लिए कहा तो वो झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो मैं चलूंगी, अन्यथा नहीं। वो जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही हो, कार्तिक का मन है तो चली जा, राज को मैं देख लूंगी। माँ जी ने शांत स्वर में कहा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था कार्तिक को कटहल पसंद है, इसीलिए फ्रिज से कटहल निकाल कर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए अनुपमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, अनुपमा तुम खाना लगा लो, रोटियाँ मैं सेकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होंगी, आप बैठिए, मैं गरम गरम रोटियाँ बनाकर लाती हूँ, अनुपमा ने कहा। सभी एक साथ बैठकर खाएंगे अनुपमा, तुम पहले रोटी बना लो, कार्तिक बोला। एक साथ सभी को खाना खाते देखकर माँ जी की आंखें नम हो गईं। कार्तिक ने पूछा तो माँ बोली, आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। आज वे होते तो तुम सबको इस तरह देखकर बहुत खुश होते। माँ मन दुखी मत करो, कार्तिक बोला। अनुपमा की ओर देखकर कार्तिक ने कहा, देखो अनुपमा, कटहल की सब्जी ऐसे बनती है। सच में माँ, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है। माँ से कुछ सीख लो अनुपमा। माँ जी सच में सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी सिखा देना। बहू, खाना तो तुम भी स्वादिष्ट बनाती हो। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथ के बनाए खाने में है वो मेरे में कहाँ। कार्तिक को होली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने अनुपमा को आवाज़ लगाई। अनुपमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दे दीजिए ना। कार्तिक ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी। आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। कार्तिक व अनुपमा जानते थे कि माँ को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनकी कोई विशेष ज़रूरतें थीं। उन्हें तो बस अपना मान सम्मान चाहिए था। अब घर में कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो अनुपमा माँ से ज़रूर पूछ लेती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख में अनुपमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। होली पर घर की सफाई करते करते अनुपमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गरम पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। ये सब देखकर कार्तिक बोला, माँ मैंने तो सुना था बहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, बहुत ज़्यादा बकबक मत कर। अनुपमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ बोली, माँ जी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। अनुपमा की बात सुनते ही माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो कार्तिक चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति जरूर ली जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है। ये हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटी का स्नेह मिलेगा, इसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनुपमा के घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। होली नज़दीक आ गई थी। माँ व अनुपमा ने मिलकर पकवान बनाए। लगता है इस बार होली का त्यौहार बहुत ही खास होने वाला है। सोचते सोचते कार्तिक बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी अमेरिका से भैया का फ़ोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज़ होकर गई हैं, इसीलिए उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माँ बहुत विचलित हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रिया भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों पर भाभी
और माँ की बहस हो जाती थी। पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माँ से माफ़ी मांगकर प्रायश्चित करना चाहते हैं, अन्यथा हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। भैया भाभी दोनों ने अपनी गलती मान ली थी कि उन्होंने माँ के साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे। आगे उन्होंने जो बताया वो सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब कुछ दिन का इंतजार था, क्योंकि कुछ दिनों बाद होली जो थी, और इस बार अनुपमा ने होली को कुछ खास तरीके से मनाने की व्यवस्था की थी। और फिर भैया भाभी से बात करने के बाद मैं भी बहुत उत्साहित था होली के लिए। और मुझे इतना उत्साहित देखकर अनुपमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अपनी खुशी को छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे बस, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। कार्तिक, नज़र मत लगा देना हमारे प्यार को, अनुपमा ने खुश होते हुए कहा। होली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी अनुपमा को देते हुए कहा, बहू बक्से से एक लाल रंग का डब्बा है, उसे निकाल कर ले आओ। अनुपमा ने जी माँ जी कहकर डब्बा ला कर दे दिया। माँ ने डब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकाला। हार अनुपमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। होली में जब सब मिलने आएंगे तो तुम इस हार को पहन लेना, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गईं। अनुपमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो दूसरे खानदानी हार को निहार रही थी, क्योंकि उस पर भाभी का हक था और माँ दिल से यही चाहती थी कि वो हार भाभी पहने। माँ और भाभी की बनती नहीं थी, इसीलिए माँ ने भाभी को वो खानदानी हार नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। होली के एक दिन पहले मैं घड़ी को बार बार देख रहा था और मुझे इस तरह बार बार घड़ी की ओर देखते हुए अनुपमा ने पूछा, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया और मैंने बात को टाल दिया। होली खेलने की तैयारी हो रही थी, तभी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, कार्तिक जल्दी आओ, हमें गुलाल लेने के लिए मार्केट जाना होगा। घर पर बहुत थोड़े ही गुलाल हैं। माँ, आप अनुपमा के साथ चली जाओ, उसी के साथ ले आओ जाकर, मैं यहाँ राज को देख लूँगा। ठीक है बेटा, मैं और अनुपमा गुलाल लेने जा रहे हैं, राज का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप लोग जाओ। मेरा दिमाग तो कहीं और ही था, मैं तो बस 7:30 बजने का इंतज़ार कर रहा था। तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। मैं समझ गया मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई। मैं भागते हुए दरवाजे पर गया और मैंने दरवाज़ा खोला। भैया भाभी को सामने खड़ा हुआ देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने भाभी भैया के पैर छुए और उन्हें अपने घर के अंदर ले आया। भैया भाभी, आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो ठीक रहा छोटे, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ गए हैं? भाभी ने पूछा। भाभी, माँ और अनुपमा गुलाल लेने के लिए गए हैं। भैया भाभी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आता हूँ। और फिर मैं किचन में चला गया, वहाँ से कुछ मीठा और पानी लेकर आया और भैया भाभी ने पानी पिया। तभी दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज़ आई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो माँ और अनुपमा वापस आ गए थे। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ, कोई आपसे मिलने आया है। हाँ हाँ, चलो अंदर चलो। माँ आप बैठो, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। माँ कुर्सी से उठने लगी तो रिया भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे बोले ही जा रही थी, खुश रहो, आनंद करो, आदि आदि। भाभी जैसे ही पाँव छूकर उठी तो माँ आश्चर्य से उनको देखती रह गई और आश्चर्य के कारण पलक झपकाना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर एक बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर उन्होंने भैया को गले से लगा लिया और उसके बाद माँ ने भाभी के साथ मुझे व अनुपमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। माँ समझ गई थी कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। भैया और भाभी ने माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और माँ ने भी भैया और भाभी को माफ़ कर दिया।
माँ ने एक बार फिर अनुपमा से कहा, अनुपमा ये चाबी लो और बक्से से मेरा वही लाल डब्बा निकाल कर ले आओ। अनुपमा वो लाल डब्बा निकाल कर ले आती है और माँ को दे देती है। माँ उसमें से दूसरा खानदानी हार निकाल कर भाभी को पहना देती हैं। अब अनुपमा मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसे सब समझ में आ गया था कि मैं बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रहा था। तभी माँ ने कहा, अच्छा ये बताओ, अनुपमा मुझसे कुछ कह रही थी कि मेरे लिए सरप्राइज़ है। अब तुम लोग जल्दी से बता दो वो सरप्राइज़ क्या है। तभी मैंने कहा, माँ एक तो सरप्राइज़ यही था आपके लिए कि भैया भाभी आपसे हम सबसे मिलने आ रहे थे, और दूसरा सरप्राइज़ हम लोग होली मनाने के लिए अपने पुराने घर जा रहे हैं। वहीं पर अनुपमा ने होली मनाने के सारे इंतजाम करवाए हैं। इस बार होली हम लोग वहीं मनाएंगे। अगले दिन यहाँ आकर होली मनाएंगे। आज माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज वो उस घर जा रही थी जहाँ पर पहली बार दुल्हन बनकर आई थी और उन्होंने पापा के साथ खुशियों के पल बिताए थे। पुराने घर का नाम सुनते ही माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उनको सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई थी। भैया भाभी, मैं, अनुपमा, राज सभी माँ के साथ पुराने घर पहुँचते हैं और माँ ने जैसे ही उस घर में कदम रखा उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों को होली मिलने के लिए बुलाया था। उनसे मिलकर हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था और मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि मैं महीने में एक बार माँ को यहाँ लेकर आ जाया करूँगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी कौन सा बहुत दूर है, 1 घंटे का ही तो रास्ता है। मेरे पूरे परिवार ने हंसी खुशी के साथ होली मनाई। 5 दिनों तक हम लोग पुराने घर पर ही रहे और उसके बाद फिर हम सब वापस आ गए। भैया और भाभी भी वापस अमेरिका चले गए। अब अनुपमा और माँ सास बहू की तरह नहीं, बल्कि माँ और बेटी की तरह रहती थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।